दोस्तों, आज हम आपको 10 साल की लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो 10 साल की छोटी सी उम्र में मां बन गई। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। यह कहानी डॉक्टर शबाना नाम की एक लेडीज डॉक्टर बयान करती हैं। डॉक्टर शबाना कहती है कि जिंदगी में वैसे तो बहुत सारे ऐसे वाकयात आए जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, मगर ये कहानी एक छोटी बच्ची की थी जिसने न सिर्फ मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया बल्कि जिंदगी भर के लिए मुझे मेरी बच्चियों के बारे में मोहतात कर दिया। डॉक्टर शबाना कहती हैं कि पीर यानी सोमवार का दिन था जब एक औरत अपनी 10 साल की बच्ची को लेकर मेरे ऑफिस में दाखिल हुई थी। मेरी नजर उस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। बच्ची का पेट गैर मामूली हद तक बढ़ा हुआ था। जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसे कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बढ़ा होगा कि पेट में पानी जमा हो गया होगा। मगर जब मैंने बच्ची की मां की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसकी मां से पूछा, क्या बात है मोहतरमा, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैं समझ नहीं पाई कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मैंने जब उसकी तरफ नासमझी से देखा तो वो मुझसे कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरी इज्जत बचा लो। मैंने लड़की की मां की तरफ देखा तो मैं समझ गई कि बच्ची उम्मीद से थी, यानी प्रेग्नेंट थी। और अब लड़की की मां मुझसे ये कह रही थी कि मैं उसकी जान यानी उसकी इज्जत बचा लूं ताकि किसी को भी ये ना मालूम हो कि उसकी बच्ची प्रेग्नेंट थी। मैंने उसकी तरफ बेयकीनी से देखा और कहा, मैं इसका अल्ट्रासाउंड करती हूं। तो उसकी मां ने कहा, नहीं डॉक्टर साहिबा, अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची पेट से है। आपको नजर नहीं आ रहा क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं। डॉक्टर शबाना आगे कहती हैं कि मैंने उस बच्ची की मां से कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि बच्चे की सेहत कैसी है और ये कैसे प्रेग्नेंट हुई। क्या इसके साथ कोई जुल्म या ज्यादती हुई है? तो बच्ची की मां कहने लगी, नहीं मैम, ये बात मैं नहीं जानती, आप इसी से पूछ लें। इसने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस औरत ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर ये बात इसके बाप को पता चल गई तो वो इसे जिंदा जमीन में दबा देगा। मैंने कहा, क्यों इतना बड़ा पेट है आपकी बच्ची का? क्या आपके शौहर को नजर नहीं आया? मेरी बात सुनकर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, वो तो यही समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या इसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची की शोहरत बहुत नेक है। मेरी बेटी पर कोई कभी ऐसा इल्जाम जवानी में भी नहीं लगा सकता। ये तो फिर भी इसका बचपन है और आप ये मत समझे कि मैं इसकी मां होकर इसकी तरफदारी कर रही हूं, बल्कि बात असल में यही है कि हमारे बच्चे बहुत नेक माहौल में रहते हैं, पलते बढ़ते भी बहुत अच्छे से हैं और इन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। स्कूलों का माहौल भी अच्छा है, हर तरह की सहूलियत है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन बस क्या करें? यह कहकर उस औरत ने सिर झुका लिया तो मुझे उस पर शक होने लगा। मैंने दिल में सोचा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी आदमी के, बिना किसी जुल्म और ज्यादती के ये बच्ची प्रेग्नेंट हो गई हो। किसी ने तो कोई जुल्म किया होगा, कहीं तो इस मां से लापरवाही हुई होगी, तभी तो इस बच्ची का ये हाल है। मैंने देखा तो उसकी मां मुझसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी मां मुझे पूरी बात बताना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा, आपको बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपकी बच्ची का कौन सा महीना है और इसका कौन सा इलाज किया जा सकता है। ये सुनकर वो औरत अल्ट्रासाउंड करवाने पर राजी हो गई। उसकी बच्ची को मैं अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर जाने लगी तो वो बोली, डॉक्टर साहिबा, मैं भी साथ चलूंगी। ऐसा लग रहा था कि वो औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाहती। शायद वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची मुझसे कोई बात कर ले। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में लोग ऐसे ही नखरे करते हैं। सरकारी हो तो लोग ज्यादा बात नहीं करते, डॉक्टर की हर बात को मानते हैं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। बहरहाल ज्यादातर मरीज अपनी मर्जी ही मनवाते हैं। अब वो औरत भी अपनी बेटी के साथ साथ अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में आना चाहती थी।
तो मैंने उसे मना नहीं किया। वो मेरे साथ कमरे में आ गई। मैं उसकी बेटी का अल्ट्रासाउंड करने लगी तो स्क्रीन पर नजरें जमाए वो भी बैठकर देख रही थी। उसने मुझसे कहा, क्या ख्याल है, क्या कोई उम्मीद है? मेरा मतलब है, क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? डॉक्टर शबाना कहती हैं कि मैंने उसकी मां से कहा, देखिए, आप इज्जत और बेइज्जती की बात ना करें। ये छोटी लड़की है और वैसे भी इसने जब कोई जुर्म किया नहीं तो आप खामखा इसके सर पर एक ही चीज क्यों थोप रही हैं? छोटी बच्चियों को ऐसे मुआमलात में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपको अपनी बेटी के इर्द गिर्द के माहौल की खबर रखना होगा। आपको पता चलाना होगा कि ये किसके साथ मिलती जुलती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, इसके साथ कौन रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी बेटी का ख्याल भी रखना होगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या मामलात होंगे। मैंने उस औरत को बता दिया, हालांकि मैं सब कुछ जान चुकी थी। अल्ट्रासाउंड को पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन मैंने आधा घंटा फिर भी सोच विचार की कि मैं इस औरत को क्या बात कहूं। ऐसा ना हो कि ये बुरा मान जाए, अपनी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दे। मैंने उस औरत के साथ बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा, देखिए, आपकी बच्ची बहुत नाजुक मरहले से गुजर रही है। इस लम्हे पर इसकी जान भी जा सकती है, इसलिए आपको इसका बहुत ज्यादा ख्याल करना होगा। अगर आप इसका ख्याल रखेंगी तभी इसकी जिंदगी आसान होगी। वैसे भी आप बच्ची की मां हैं, कोई दुश्मन तो नहीं जो आप इसके साथ इतना बुरा सलूक करेंगी। आपकी 10 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है और इसे बच्चे को उठाए हुए 7-8 महीने गुजर चुके हैं। ऐसे में आपकी बच्ची को अगर मैं दवा दूंगी तो फिर हो सकता है कि इसके लिए जिंदगी भर मुश्किलात पैदा हो जाए। आप ऐसा करें कि अपनी बच्ची को ले जाएं, इसका ख्याल रखें, बच्चा पैदा होने दें। गैर कानूनी काम करना भी नहीं चाहिए और वैसे इस पर कुछ किया भी नहीं जा सकता। एक तो इसकी उम्र बहुत कम है, दूसरी आपकी बच्ची की सूरत हाल नाजुक है। इसका ख्याल रखें, इसे घर ले जाएं। मैंने उस औरत को यह बात कहकर मुतमईन कर तो दिया, मगर वो रोने लगी। बोली, डॉक्टर साहिबा, आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर मैं अपनी बच्ची को अपने घर ले भी जाती हूं तो बच्चा पैदा होने से पहले ये जिंदा जमीन में दबा दी जाएगी। आप मेरी जगह खुद को रखकर सोचें। बताएं, भला क्या आप ऐसे किसी बच्ची की मां होती और वो उम्मीद से हो जाती तो आपका शौहर आपको माफ करता? सारी बातें तो बच्ची की मां पर ही आती हैं, सवाल उसकी तरबियत पर उठते हैं। मैं इसे घर नहीं लेकर जा सकती। आप कोई ना कोई हल निकालें, वरना तो मेरे लिए अपनी बच्ची को छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। डॉक्टर शबाना बताती हैं, मैं उस औरत की संग दिली देखकर हैरान रह गई। आप अपनी बच्ची को छोड़कर कहां जाएंगी? आपकी बच्ची के अलावा आपका सहारा ही कौन है? वो औरत बोली, देखिए मैडम, ये बात मैं तो नहीं जानती, लेकिन अगर आपके पास कोई हल है तो बता दें, क्योंकि ये बच्ची या तो मौत के मुंह में जाएगी या फिर आप इसका कोई इलाज कर दें। मेरी बात सुनकर बच्ची की मां रोने लगी। तब मैंने बच्ची की मां को एक पेशकश की। तब मैंने उस औरत से एक बात कही। मैंने कहा, अगर तुम अपनी बच्ची को मेरे क्लिनिक पर ही रहने दो, बच्चा पैदा होने तक इसे घर न लेकर जाओ, तो क्या यह मुमकिन है? उसने झट से कहा, हाँ, ऐसा तो मुमकिन है। मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेजा है। बहनें तो साझी होती हैं, वो मेरा साथ दे देंगी। उसे भी पता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या मामला है। बस मैं अपने शौहर को किसी तरीके से काबू कर लूंगी। आप बताएं कि आप इस काम के कितने पैसे लेंगी? वो औरत बीमार भी थी और साथ में मजबूर भी। अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस इस बच्ची पर तरस खाकर आपको ये बात कह रही हूं। वैसे भी मेरे क्लिनिक में रात के वक्त कोई नहीं होता, मैं ही होती हूं, तो मैं इसका ख्याल रखूंगी। उस बच्ची की मां को और क्या चाहिए था? वो तो पहले ही परेशान थी। कहने लगी, ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगी। उसके जाने के बाद मैंने बच्ची से पूछा, बेटा, क्या तुम स्कूल जाती हो? उसने मुझे सारी बातें बता दी। मेरा शक था कि शायद स्कूल में वैन वाले ने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत न कर दी हो जिसके नतीजे में ऐसा हो गया हो।
मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्ची ने मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं बताई, हालांकि वो डरी हुई भी नहीं थी। लगता था कि बच्ची के इल्म में ये बात है ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। वो मुझसे अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से पूछने लगी, डॉक्टर साहिबा, क्या मेरे भी बच्चे होंगे? मैं अम्मा बन जाऊंगी? मैंने उस 10 साल की बच्ची से कहा, हाँ बेटा, तुम अम्मा तो बन जाओगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। साथ ही मैंने उसे उछल कूद करने से मना कर दिया और कहा कि अब तुम्हें बस अपना ख्याल रखना होगा, आराम वगैरह करना होगा, अपने लिए दुआ करो और याद करने की कोशिश करो कि अगर किसी ने कभी तुम्हारे साथ कोई गैर मामूली रवैया रखा हो या कोई गलत काम किया है तो मुझे सच सच बता दो। उसने तो नफी में सर हिला दिया और बोली, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं उसकी बातों को समझ तो रही थी, मगर यकीन नहीं आ रहा था। बच्ची की मां अगले दिन आई। उसके पास हलवा और बहुत सारी ऐसी खुश्क चीजें थीं जो कि मैं उसे दे सकती थी। मैंने बच्ची की मां से वो सब कुछ ले लिया और क्लिनिक में ही रख दिया। बच्ची की मां ने यह भी कहा कि वो उसे गाहे बगाहे मिलने आती रहेगी। बच्ची अपनी मां को याद तो करती थी, मगर साथ ही साथ परेशान भी होती थी। खैर, मैंने उसे क्लिनिक में ही रख लिया। उसके दिन अब करीब आ रहे थे। मुझे परेशानी भी थी कि कहीं इस बच्ची का केस कोई गैर मामूली सूरत इख्तियार न कर ले, क्योंकि मैंने तो उसकी मां से कह रखा था कि तुम्हें परेशानी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बच्ची का केस मेरे हाथ में है तो मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, ना ही इसके मुस्तकबिल पर कोई फर्क आएगा। खैर, बच्चे की पैदाइश के दिन उसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। बच्चे गोल मटोल, प्यारे और सेहतमंद थे। मैंने उन बच्चों को देखा, मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही। वो दोनों जुड़वा बच्चे थे। आज तक मैंने ऐसा होते नहीं देखा था। बच्ची की सेहत बहुत खराब थी। मैं उसे अस्पताल से सीधा घर लेकर गई। अब वो बड़ी बड़ी औरत मालूम हो रही थी। मुझे उस पर दुख भी हो रहा था। मैंने उससे दोबारा से पूछने की कोशिश की। उसे कुछ नहीं पता था। वो बच्चे उसी के थे, पर मैंने सख्ती से मना कर दिया कि घर में ये बात किसी को ना बताएं। बच्ची की मां को भी मैंने सारी हकीकत बता दी थी कि 2 बच्चे जो पैदा हुए हैं, वो बच्चे मैं किसी बे औलाद जोड़े को दे दूंगी। आपको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बच्ची की मां अपनी तरफ से बेफिक्र हो गई। उसने मुझे हजारों रुपए दिए और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को खाला के घर छोड़ आई हूं। वो मुतमिन हो गया था। वैसे भी वो बच्चों की ज्यादा खबर नहीं रखता, लेकिन अगर उसे पता चल जाता तो पता नहीं क्या से क्या होता। औरत ये कहकर चली गई थी। मेरे ख्याल में तो वो अब मुतमईन थी और उसकी फिक्र भी खत्म हो गई थी, मगर मुझे उसकी बेटी बार बार याद आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, मगर मारे परेशानी के कुछ बता नहीं पाई। मैंने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। बच्ची के जाने के बाद मेरे कमरे में मौजूद नर्स ने मुझसे एक अजीब बात कही। नर्स कहने लगी, आपको नहीं लगता कि बच्ची की मां का रवैया कुछ ऐसा था जो अजीब लग रहा था? खैर, डॉक्टर शबाना कहती हैं। मैंने सर छटक दिया। मैं फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहती थी। इस बात को 7 से 8 महीने गुजर गए। तकरीबन 7-8 महीने गुजरने के बाद वो बच्ची दोबारा मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। इस बार उसकी मां भी साथ थी और बच्ची ने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। बच्ची का कद काफी बढ़ चुका था। लगता था कि अब उसकी जिंदगी में कोई और मसला है। मैं समझी कि शायद कोई दूसरा मसला है जिसके लिए वो मेरे पास बात करने के लिए आई है, मगर उसने तो आते ही मेरे सर पर हैरतों के पहाड़ गिरा दिए। मैंने पूछा, क्यों आना हुआ? कहने लगी, मेरी बच्ची को दोबारा से वही अलामतें जाहिर हो रही हैं। मैंने पूछा, कैसी अलामतें? तो लड़की की मां रोने लगी। उसके आंसू देखकर मैं समझ चुकी थी कि मामला फिर से गड़बड़ है। उसके साथ दोबारा वो ही हो चुका है जिसके लिए वो पहले मेरे पास आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी सी उम्र में ऐसे हादसात से कैसे बार बार गुजर रही है, और वो भी जब उसकी मां को इस बारे में कोई खबर ही नहीं, न लड़की को पता है। मैंने कहा, अब ये सब कैसे हो गया?
तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बच्ची के इर्द गिर्द में ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं जो ये हरकत कर सके। तो फिर ये सब क्या है? लड़की की मां रोते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, मुझे तो खुद इस बारे में नहीं पता। मेरी तो टांगे कांप रही हैं उस वक्त से जब से मैंने अपनी बच्ची के बारे में ऐसा महसूस किया। आप कम से कम इसका टेस्ट करके पता लगाएं कि जो कुछ मैं सोच रही हूं वो सही है या गलत है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका कहीं और टेस्ट नहीं करवाया। आप क्योंकि मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, इसीलिए मैं आपके पास तशरीफ लाई हूं। आप चेक करके बता दें कि जो कुछ मैं सोच रही हूं वो सही है या गलत है। मैं ये सब जो मैं सोचती हूं झूठ निकले, वरना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अब तो इसके बाप से क्या बहाना करूंगी? अब तो मेरी जिंदगी में वो तूफान आएगा कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि आप खामखा शक न करें, पहले मुझे आपकी बच्ची को चेक करने दें। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आए तब तक आप कोई अंदाजा कायम मत करें। मगर मैं जब उसे अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर गई तो अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही ऐसा लगा जैसे मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा से वो ही सब कुछ हो जाएगा। मैंने लड़की की मां को भी सच सच बता दिया। कहने लगी, ऐसा मत कहें, कह दें कि ये झूठ है। मैं अपनी बेटी के बारे में किसी मुजरिम को नहीं जानती। डॉक्टर साहिबा, आप शायद मुझ पर ही शक करें और सोचेंगी कि ये कैसी मां है जो अपनी बेटी के बारे में इतनी सी भी बात नहीं जानती, लेकिन कसम खाकर कहती हूं, मुझे वाकई में नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। डॉक्टर शबाना कहती हैं, मैंने उसकी मां से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयों के इस्तेमाल से मामला ठीक हो जाएगा। आपको वो परेशानी तो नहीं होगी जो इससे पहले हुई, मगर बार बार ऐसा होने से आपकी बच्ची की सेहत गिर जाएगी। बहुत कम उम्र में ऐसे मामलात बच्चियों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। आपको भी पता है कि इसकी सेहत कैसी है। एक तो उम्र कम है, दूसरा कमजोर और मरियल सी है। आपको इसका ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा, बिल्कुल ख्याल तो मैं रखूंगी, आप दवाइयां दे दें, मगर मुझे बता दें कि मेरी बच्ची का मुजरिम कौन है। वो औरत मेरे क्लिनिक में बैठी रोने लगी। मैंने कहा, इस बात की तो समझ मुझको भी नहीं है। मैंने तो कई बार आपकी बच्ची से तरह तरह से आजमाकर यह पूछने की कोशिश की कि क्या उसकी नजर में कोई मुजरिम है, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। बोली, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई ऐसा शख्स नजर आता है जिसने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा हो, मुझे हाथ लगाने की कोशिश की हो। बस जो कुछ भी होता है वो अचानक है। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानती। सोचा था कि शायद ये आखिरी बार होगा, अब इस बच्ची के साथ कोई मामला नहीं होगा, लेकिन इस मामले को तकरीबन कुछ दिन ही गुजरे थे, यानी 2 से 3 महीने ही हुए होंगे कि वो औरत फिर अपनी बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में आ गई। इस बार तो उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि जानबूझकर ये लोग नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं कि कोई बच्ची उम्मीद से हो जाए, और ना ही उसकी मां को और ना ही उसे पता हो कि ये सब कैसे हुआ है। इस बार मैंने अल्ट्रासाउंड करने की भी जहमत नहीं की, बस दवाइयां लिख कर दे दी। मगर बच्ची की मां बहुत परेशान थी, आंखों से बहते आंसू और साथ ही हाथ कांप रहे थे। बोली, मैं कहां जाऊंगी? अगर दोबारा मेरी बच्ची के साथ यही कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैंने कहा, मोहतरमा, आज के जमाने में इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है जितना आप मुझे समझ रही हैं। आपकी बच्ची के साथ जो भी हो रहा है, इसका मुजरिम आपके घर में ही मौजूद होगा, या तो फिर कोई और मामला है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी बच्ची की हिफाजत करें, इसे हर वक्त अपने साथ रखें। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसे हर वक्त अपनी नजर के सामने रखेंगी तो कोई ऐसा मामला हो पाएगा। ऐसा मैं कैसे करूं? बस मैं तो अपनी बच्ची को स्कूल भेजती हूं और कुछ भी नहीं करती। अभी मैं ये बातें कर ही रही थी कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। तकरीबन उसी उम्र की एक और लड़की अपनी मां के साथ मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। उसने मुझे देखते ही कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है और अकेले में करनी है। ये लोग एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते थे। मैंने देखा
उस औरत के साथ भी उसकी 12 से 13 साल की बच्ची थी और वो खुद भी बहुत परेशान थी। आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने उसे देख लिया था। ऐसा लग रहा था कि इसका मामला भी पहले वाले जैसा ही है। मैंने पहली वाली औरत को उसके घर भेज दिया और दूसरी के पास आ गई। क्योंकि वो पहली बार आई थी, उसे वक्त देना जरूरी था। मैं उसके पास जाकर बैठी तो देखा उसकी बच्ची भी किसी पेट के दर्द में मुब्तला थी। वो औरत कहने लगी, मुझे अपनी बच्ची के पेट के दर्द की बहुत फिक्र है। इसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं जो सिर्फ शादीशुदा औरतों को होती हैं। मैंने बच्ची की तरफ देखा और उसके हुलिये से समझ गई कि इसके साथ भी वही मामला है। मैंने उसे अल्ट्रासाउंड के लिए कमरे में भेजा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर मेरे तो कदमों तले से जमीन खिसक गई। इस बच्ची के साथ भी वही मामला था जो पहले वाली के साथ था। अब तो मुझे अफसोस होने लगा। देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसकी मां को साफ साफ सच्चाई बता दी और कह दिया कि तुम्हारी बच्ची प्रेग्नेंट है। वो सर पकड़कर बैठ गई। बोली, मुझे समझ नहीं आता, ऐसा कैसे मुमकिन है। मैंने उसे पहले वाली बच्ची के बारे में भी बता दिया था, क्योंकि अब माओं को इस बारे में सोचने की जरूरत थी। मैंने कहा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपकी बच्ची के साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, जिसका नतीजा सामने आया है। जो बात आप कर रही हैं वो गैर हकीकी है। मैं आपकी बेटी पर कोई इल्जाम तो नहीं लगा रही, लेकिन देखें, जो हकीकत है वो आपके सामने है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ और फिर ये मामलात हो गए। आपको भी तो अपने बच्चों की देखभाल करने की जरूरत है, उन पर नजर रखने की जरूरत है। जब मैंने उस मां को यह बात कही तो वो झारो कतार रोने लगी। बोली, मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बच्ची बस स्कूल जाती है और घर आकर बस खेलने कूदने के लिए जाती है। मैंने उनसे पता किया तो मालूम हुआ कि ये और पहली वाली बच्ची एक ही मोहल्ले में रहती हैं, एक ही स्कूल में पढ़ती हैं और एक दूसरे को जानती भी हैं। इन दोनों की कहानी मिलती जुलती थी। मैंने कहा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मुझे चीजों का जितना ज्यादा अंदाजा है उतना शायद इन आम औरतों को नहीं हो सकता। आप मुझे अपने बच्चों के पास एक दिन रहने दें। जब मैं इनके साथ रहूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है जिसका नतीजा इतना भयानक सामने आ रहा है। अगले दिन मेरी छुट्टी थी। मैं उन बच्चों के स्कूल गई। स्कूल में तो ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था जिससे मुझे शक होता। माली, चौकीदार सब बहुत खुश इखलाक लोग थे। तभी अचानक मुझे खबर मिली कि कई बच्चियों के मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला कि यह सब स्विमिंग पूल से फैल रहा था। वहां का एक सफाई कर्मी कभी कभी पूल में नहा लेता था और स्विमिंग पूल में गलत हरकत करता था। एक मामूली सी लापरवाही ने कई बच्चियों की जिंदगियों को मुश्किल बना दिया था, क्योंकि स्विमिंग पूल में वो सफाई कर्मी जब कभी कभी नहाता था तो अपने हाथ से स्विमिंग पूल में ही एक तरफ जाकर गलत हरकत करने लग जाता और इस वजह से पानी में इन्फेक्शन फैल रहा था, जिससे उन बच्चियों के साथ ये सब हो रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।